नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण की बिल्कुल जड़ के बारे में, मतलब वर्ण विचार की। अब ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो समझने में तो आसान है ही, पर उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत अच्छे नंबर दिलाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। फिर हम स्वरों और उनके अलग अलग प्रकारों को समझेंगे, व्यंजनों का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी बात कि ये सब कुछ परीक्षा में सफलता के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें सबसे पहले उसकी बुनियाद को पकड़ना होता है, उसका एटम, उसकी वो सबसे छोटी यूनिट जिससे सब कुछ बनता है। हिंदी में इसे हम वर्ण कहते हैं। ये वो सबसे छोटी आवाज है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। सोचिए, इन्हीं वर्णों को जोड़ जोड़ कर शब्द बनते हैं और फिर पूरी की पूरी भाषा तैयार होती है। अच्छा, तो इन वर्णों के दो मेन परिवार हैं, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। और इनके बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो ये है कि स्वर एकदम आज़ाद होते हैं, इंडिपेंडेंट, उन्हें बोलने के लिए किसी की मदद नहीं चाहिए, जबकि व्यंजन जो हैं वो हमेशा स्वरों पर निर्भर रहते हैं। चलिए, तो पहले परिवार पर फोकस करते हैं, यानी वो स्वतंत्र और आत्मनिर्भर ध्वनियां जिन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर 11 मूल स्वर माने गए हैं। वैसे तो अम और अह भी होते हैं, लेकिन उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। मतलब वो न तो पूरी तरह से स्वर हैं और न ही व्यंजन, पर उनका अपना महत्व है। अभी के लिए हम इन 11 मूल सुरों पर ही ध्यान देंगे। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जहां से एग्जाम में सवाल बनते ही बनते हैं। देखिए, सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि स्वर क्या होते हैं। असली खेल तो ये समझने में है कि उन्हें बांटा कैसे जाता है, उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। यही वो चाबी है जिससे मार्क्स मिलेंगे। पहला आधार है मात्रा, यानी उनको बोलने में कितना टाइम लगता है। ह्रस्व स्वर वो हैं जिन्हें बोलने में एक मात्रा का यानी कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर वो हैं जिन्हें बोलने में ज्यादा यानी दो मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, ई, ऊ। दूसरा आधार है हमारे होठों की शेप, और ये तो हम खुद बोलकर भी चेक कर सकते हैं। जब हम ऊ, ओ बोलते हैं तो हमारे होंठ गोल यानी एक वृत्त जैसे हो जाते हैं, इसलिए ये वृत्ताकार कहलाते हैं। और बाकी स्वरों को बोलते वक्त ऐसा नहीं होता, तो वो हुए अवृत्ताकार। सिंपल। बिल्कुल वैसे ही हमारी जीभ की पोजीशन भी स्वरों को अलग अलग करती है। जब हम ई, ए बोलते हैं तो जीभ का अगला हिस्सा एक्टिव होता है, अ बोलने पर बीच का, और आ, ऊ बोलते वक्त जीभ का पिछला हिस्सा काम करता है। मतलब हमारा मुंह कितनी सटीकता से काम करता है। तो स्वरों का पूरा वर्गीकरण हमने समझ लिया। अब चलिए वर्णमाला के दूसरे परिवार यानी व्यंजनों पर एक नजर डालते हैं। याद है ना, ये वो हैं जो स्वरों पर निर्भर करते हैं। अब इस रिश्ते को समझने के लिए ना एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। सोचिए, जब तक कोई खुद कमाना शुरू नहीं कर देता, वो आत्मनिर्भर नहीं होता है ना, उसे मदद की जरूरत पड़ती है। बस स्वर बिल्कुल वैसे हैं, एकदम आत्मनिर्भर। और व्यंजन, उन्हें हमेशा स्वरों के सहारे की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम इसे ठीक से डिफाइन करें तो व्यंजन वो ध्वनियां हैं जिनको बोलने के लिए हमेशा एक स्वर की जरूरत पड़ती ही है। बिना स्वर के जो क के नीचे हलंत लगा होता है वो सिर्फ एक साउंड का सिंबल है, पूरा अक्षर नहीं है। क तो वो तब बनता है जब क में अ जुड़ता है। तो हमने थ्योरी तो समझ ली, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन सारी बातों को इतनी डिटेल में जानने का मतलब क्या है, इसका प्रैक्टिकल फायदा क्या है। मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या ये सिर्फ व्याकरण के नियम रटने जैसा है या इसका कोई सीधा फायदा भी है। तो इसका जवाब है हाँ, इसका सीधा और बहुत बड़ा फायदा है। क्योंकि ये जो एक अकेला टॉपिक है ना, वर्ण विचार, ये किसी भी एग्जाम में आपको 5 से 6 सवाल तक दिला सकता है। सोचिए, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से इतने सारे नंबर। तो इस क्लासिफिकेशन को अच्छी तरह से समझ लेना सिर्फ ग्रामर सीखना नहीं है, ये असल में एग्जाम में अपना स्कोर बढ़ाने की एक सीधी और बहुत ही असरदार स्ट्रैटेजी है। तो आखिर में बस एक ही बात है, प्रैक्टिस। इन क्लासिफिकेशंस को जितनी बार दोहराएंगे, जितनी बार लिखकर देखेंगे, ये उतना ही पक्का होता जाएगा। और यही पक्का ज्ञान एग्जाम में सफलता की गारंटी बनेगा। अभ्यास ही एकमात्र रास्ता है।